इस फिल्म की शुरुआत होती है तिरुवनंतपुरम में दंगे जैसी स्थिति से और आनंद को ली जा रही एक कार दीवार से टकरा जाती है। एक बार जब आनंद कार से बाहर हो जाता है और सेफ प्लेस तक पहुंच जाता है तो वो एक महिला को फोन करके इन्फॉर्म करता है कि वो उससे मिलने के लिए आ रहा है। फिल्म फिर एक महीना पीछे चली जाती है। यहाँ कहानी की शुरुआत आनंद और बीनू से होती है, जो बेंगलुरु के आईटी सेक्टर में काम करते हैं। उनका ट्रांसफर त्रिवेंद्रम केरला के आईटी डिपार्टमेंट में होता है। जब आनंद और उनकी पत्नी बीनू एक बच्चे की उम्मीद कर रहे थे, तब बीनू का मेंटल हेल्थ का इशू था। क्योंकि बीनू प्रेग्नेंट थी, तो डॉक्टर ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि यदि वो मेंटली खुश है तभी प्रेगनेंसी ठीक से चलेगी। उसी हॉस्पिटल से चेकअप करवा के वो दोनों घर आते हैं। आनंद जेन्युइनली एक प्यार करने वाले पति के रूप में सामने आता है। इसके बाद आनंद और बीनू बेंगलोर से त्रिवेंद्रम चले आते हैं और जैसे ही वो लोग घर पहुंचते हैं, फॉर्मल इंक्वायरी के लिए स्पेशल ब्रांच से एएसआई अरुमनक्कम आता है फॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए। एएसआई उनकी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछता है और आखिर में दोनों का नाम पूछता है। तब बीनू का नाम सुनकर एएसआई चौंक जाता है। जब एएसआई बीनू की फैमिली के बारे में पूछते हैं और किसी एक पास्ट इंसिडेंट का जिक्र करता है, तो बीनू ज्यादा कुछ नहीं बताती है। ये सब देखकर आनंद को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों हो रहा था ये सब। एएसआई क्यों बीनू से इतनी पूछताछ कर रहे थे जबकि वो लोग नए आए हुए थे। एएसआई जाते जाते आनंद को शाम को पुलिस स्टेशन मिलने बुलाता है, पर इसके बारे में अपनी पत्नी बीनू को कुछ भी ना बताने के लिए भी रिक्वेस्ट करता है। उसी शाम को आनंद एएसआई से मिलने के लिए चला जाता है। एएसआई कहता है, तुम्हें बीनू से शादी करके कितने दिन हुए और क्या तुम्हें उसके पास्ट की हिस्ट्री पता है? लगता है बीनू तुम्हें उल्लू बना रही है। तब आनंद कहता है, आप क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आया, आप सारी बातें खुलकर करें। उसी पर एएसआई कहता है, ये सारी कहानी तिरुवनंतपुरम सिटी की गैंग वॉर की है और बीनू त्रिविक्रमन के भाई बीजू से शुरू होती है। बीजू उस टाइम बहुत बड़ा गुंडा था, लेकिन उसने कभी पुलिस को तंग नहीं किया था। उस टाइम केरला में कापा एक्ट लगा था। कापा एक्ट का मतलब केरला एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो एक गुंडा एक्ट था। उन्हीं दिनों में केरला स्टेट में बहुत सारे राउडीज और गैंग लीडर्स को पकड़ा गया था और कुछ लोग फरार थे। हर साल कापा लिस्ट के फरार गुंडों का नाम केरला के हर लोकल पुलिस स्टेशन में पब्लिश होता है। एएसआई कहता है कि नसीब से उन्हीं फरार लिस्ट में से एक गुंडा आज मिला। उसका नाम बीनू त्रिविक्रमन, जो आनंद की वाइफ का नाम होता है। उसी बात पर आनंद हंसने लगता है क्योंकि उस लिस्ट में सब मेल पर्सन थे, सिर्फ एक ही नाम था जो बीनू का था, जो कि एक फीमेल थी। एएसआई तब कहता है, तुम्हें यकीन नहीं हो तो तुम कापा एक्ट की लिस्ट देखो। उसी में बीनू का नाम देखकर आनंद चौंक जाता है। आनंद कहता है, मुझे इस पर यकीन नहीं है। इसी बात पर एएसआई कहता है, कल फिर से मिलने आ जाना, तो मैं सबूत के साथ सारी बातें साफ साफ बता दूंगा। अगले दिन एएसआई बीनू गैंग के बारे में न्यूज़पेपर में छपी आर्टिकल दिखाता है। उसमें बीनू गैंग के खिलाफ लगभग 40 से ज्यादा आर्टिकल्स थे। उसी आर्टिकल्स में मर्डर, बॉम्ब ब्लास्ट जैसी खबरें भी थी। ये सारे आर्टिकल्स एक ही अखबार कैपिटल क्राइम में लिखा था। कैपिटल क्राइम को चलाने वाला आदमी का नाम लतीफ होता है। लतीफ और बीनू दोनों पड़ोसी थे। लतीफ का भांजा नाजिर और बीनू का भाई बीजू खास जिगरी दोस्त थे। उन दोनों का तिरुवनंतपुरम में बहुत बड़ा गैंग था, इसलिए तिरुवनंतपुरम में कोट्टा मधु की गैंग ने नाजिर और बीनू को मारने की कोशिश की। उसमें बीनू के भाई बीजू मारा गया था, लेकिन नाजिर भाग गया था यूएई। इसलिए आज तक लतीफ तुम्हारे पत्नी के नाम पर बीनू गैंग के बारे में हमेशा आर्टिकल लिखता है। बीनू गैंग के पीछे कितने आदमी थे और उसे तिरुवनंतपुरम में कौन चला रहा था, ये किसी को भी पता नहीं था। बीनू गैंग के एक ही दुश्मन थे और जिसका नाम था कोट्टा मधु, जिसने बीनू के भाई बीजू को मार डाला था, जो आज भी तिरुवनंतपुरम में राज कर रहा है। एएसआई आनंद को कहता है, तुम्हें अपनी बीवी का नाम अगर लिस्ट से हटाना है तो कोट्टा मधु और उसके बीवी प्रमिला से मिलना पड़ेगा, तभी कोट्टा मधु अपने आप तुम्हारे पीछे आएगा। आनंद मधु के पत्नी प्रमिला से मिलने के लिए उसके घर जाता है और अपनी वाइफ बीनू की बेकसूर होने के बारे में बताते हुए कोट्टा मधु को कुछ ना करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन सभी ने आनंद को वहां से भगा देता है। आनंद परेशान होकर और अपनी प्रेग्नेंट वाइफ की मेंटल ट्रॉमा के कारण अपने माँ बाप के पास अपने होम टाउन आलवर भेज देता है। जैसे ही आनंद स्टेशन से बाहर आता है, उधर
मधु को अपनी गैंग के साथ स्टेशन में उसका ही वेट करते हुए देखता है। मधु आनंद को धमकी देता है कि तुम ये शहर जल्द से जल्द छोड़ के चले जाओ। उसी पर आनंद कहता है बीनू बेकसूर है और उसका नाम लतीफ के गलत आर्टिकल की वजह से कापा एक्ट में फंस गया है। इसी बात पर मधु पूछताछ करने के लिए एएसआई अरुमनायकम से मिलता है। उस पर एएसआई कहता है कि आनंद की सारी बातें सच है और उस लड़की का इसे कोई भी मतलब नहीं है। मधु एएसआई को जल्द से जल्द नाम हटाकर आनंद को तिरुवनंतपुरम छोड़ने को कहता है। कुछ दिन बाद मधु रॉकी के शादी में गया होता है। उधर उसे रवि मिलने आता है और रवि को देखकर मधु चौंक जाता है। यहाँ रवि कौन है और रवि के बारे में जानने के लिए थोड़ा हमें पीछे जाना पड़ेगा। मधु के पहले तिरुवनंतपुरम में चित्तल का राज चलता था। वो इतना बड़ा गुंडा था कि उसे लोग और पुलिस सभी डरते थे। उसके ऊपर बहुत सारे केस थे, इसलिए तिरुवनंतपुरम पुलिस चित्तल को मारने के लिए सारे गुंडों को बुलाते हैं। लेकिन सिर्फ उसमें कुट्टा मधु ही आगे आता है और रवि को खेलता देखकर मधु चित्तल को मारने का प्लान बनाता है। रवि एक अच्छा गेंद निशानेबाज था और उसकी माँ हमेशा बीमार रहती थी। उसकी इसी मजबूरी का फायदा उठाकर मधु रवि को रोज गेंद से निशानेबाजी का प्रैक्टिस करवाता था। उसके बदले उसे कुछ खाना और थोड़े पैसे देता था। मधु सारा प्लान पुलिस को बताया था और इसी प्लान के चलते पुलिस ने चित्तल को अरेस्ट किया था। पुलिस चित्तल को कोर्ट से जेल लेके जा रहे थे। जैसे ही चित्तल को जेल की तरफ ले जाने के लिए पुलिस अग्रसर होता है, उसी समय रवि चित्तल के सर पर निशाना लगा के गेंद मारता है। उस गेंद में बारूद होने के कारण चित्तल के सर के चित्रे उड़ जाते हैं। बाद में रवि को पुलिस की हिफाजत में वहां से हटा दिया जाता है। तब से मधु तिरुवनंतपुरम पर राज करता आया है। कुछ दिन बाद ही मधु के भाई को चित्तल के आदमी मार देते हैं। उसकी उंगली काट के अंगूठी निकाल लेते हैं और यही धमकी मधु को देने के बाद मधु ने पुलिस के सामने ही चित्तल के आदमी को जान से मार डालता है और उसकी उंगली काटकर अपनी भाई की अंगूठी ले लेता है। इस अंगूठी को ध्यान में रखना आप लोग, क्योंकि मूवी के क्लाइमेक्स इसी पर बेस्ड है। एएसआई आनंद को ये कहता है कि तुम्हारे पीछे मधु गैंग का हाथ नहीं है, कोई दूसरा गैंग बीनू को टारगेट कर रहा है, इसलिए तुम डीवाईसी ऑफिस जाकर अपनी फैमिली के लिए प्रोटेक्शन की अपील करो। आनंद स्टेशन जाकर अपील भी करता है, लेकिन बीनू खुद स्टेशन नहीं आती है, इसलिए वो अपील एक्सेप्ट नहीं होता है। इस केस को दूसरे ऑफिसर परमजीत को हैंडओवर कर दिया जाता है। परमजीत कहता है तुम्हें बीनू का नाम लिस्ट से हटाने के लिए कैपिटल क्राइम के रिपोर्टर लतीफ को मिलना होगा। जब तक मधु मारा नहीं जाता तब तक तुम्हारे बीनू का नाम कापा एक्ट से नहीं हटेगा। परमजीत और लतीफ बीनू गैंग को सपोर्ट करते थे। इसी पर मधु को जड़ से उखाड़ने के लिए प्लानिंग स्टार्ट होता है और ये बात आनंद प्रमिला यानी मधु की वाइफ को बताता है। उधर मधु को इलेक्शन में टिकट मिला था। इलेक्शन सर पे होने के कारण कुछ भी गलत ना करने की उसे सलाह मिलता है प्रमिला से। मधु अपने घर वापस जा रहा था, तभी मधु के सारे आदमी ट्रैफिक में फंसते हैं एक साथ। तब मधु अकेले ही आगे चला जाता है। प्रमिला मधु को प्लानिंग के बारे में बताता है कि उसकी जान को खतरा है। उसी समय मधु पर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं। इधर लतीफ मधु की मौत का जश्न मनाते हुए सारे खबर अखबार में छपता है, लेकिन मधु सारे गुंडों को मारकर बच जाता है। तो बाद में ये लतीफ के प्लानिंग पर सारा पानी फिर जाता है। मधु आनंद को अपने घर बुलाकर उसका शुक्रिया भी अदा करता है, क्योंकि सारे प्लानिंग के बारे में आनंद ने उसे पहले ही बता दिया था। गुस्से से मधु लतीफ को जान से मारने की मकसद से जाता है, लेकिन इलेक्शन की वजह से उसे सिर्फ धमकी देकर छोड़ देता है। यहाँ लतीफ कहता है कि इस बार किस्मत तुम्हारा साथ दिया, पर अगली बार किस्मत साथ नहीं देगी। दूसरे दिन आनंद लतीफ से मिलने जाता है। आनंद लतीफ को अपने बीवी बीनू के बारे में अखबार में ना लिखने के लिए कहता है। यहाँ लतीफ आनंद को कहता है अब तक तुमको अधूरा सच पता चला है, बाकी सच जानना जरूरी है। तुम अगर मधु को सारी प्लानिंग के बारे में ना बताया होता तो आज हम इसका मौत का दावत खा रहे होते। तुम्हारे बीनू का नाम कापा एक्ट से हटवाने के बाद तुमको ये शहर छोड़कर जाना पड़ेगा। इस पर आनंद इसकी बात मान लेता है। बाद में आखिरकार बीनू का नाम एक्ट से हट जाता है और आनंद शहर छोड़कर चला भी जाता है। इधर मधु की इलेक्शन सीट पक्की होती है और आनंद को उधर बेबी बॉय होता है। बेटे के नामकरण पर बीनू लतीफ को बुलाती है। आनंद अपने बेटे का नाम आर्यन रखता है। लतीफ आनंद को फ्री होने के बाद मिलने को कहता है। उन दोनों की बातचीत के दौरान पता चलता है कि आनंद को तिरुवनंतपुरम छोड़ने के बाद 8 महीने हो गए थे। उस टाइम में बहुत सारे घटना भी घटी थी। इसी बीच नाजिर की माँ भी गुजर चुकी थी
और उस टाइम पे नाजिर अपनी माँ की अंतिम संस्कार के लिए यूएई से आने वाला था, लेकिन मधु की वजह से नाजिर को एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि नाजिर को मारने के लिए एयरपोर्ट से लेकर उसके घर तक मधु ने अपनी आदमी लगाया हुआ था। इसी गुस्से से परमजीत और लतीफ ने अपनी आदमियों को मधु को मारने के लिए उसके घर भेजता है, लेकिन मधु उसकी गैंग के सारे आदमी को मार देते हैं। मधु गुस्से में आकर परमजीत की पिटाई करता है और लतीफ की कैपिटल क्राइम फैक्ट्री भी जला देता है। यही सारी कहानी बताने के बाद लतीफ कहता है, मधु इलेक्शन जीतने के बाद मुझे और बीनू गैंग के लोगों को जड़ से उखाड़ देगा, इसलिए ये जंग खत्म करने के लिए तुम्हें हमारी तरफ से बातचीत करनी होगी, क्योंकि मधु तुम्हारी बात सुनता है। आनंद मधु से बात करके इस जंग को रोकने के लिए अकेले मिलने बुलाता है। लतीफ और मधु के बीच बातचीत होती है। तभी मधु लतीफ को सारी जंग खत्म करने के बाद शहर छोड़ने के लिए कहता है और उस पर लतीफ मान भी जाता है। तभी उसी समय मधु रवि को देखता है। ये वही रवि था जो गेंद बॉम्ब से चित्तल को मारा था। रवि गेंद से मधु पर हमला करता है और उसी में मधु की मौत हो जाता है। आनंद ये सब देख के बहुत रोता है, क्योंकि आनंद का इस्तेमाल करके लतीफ और पुलिस ने कुट्टा मधु की हत्या का प्लान बनाया था। आनंद फिर मधु की वाइफ प्रमिला से मिलने आने से पहले कॉल करता है। ये वही पल था जहाँ से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। आनंद प्रमिला से मिलने आता है मधु के अंतिम संस्कार पे। मधु के गुंडे आनंद को छोड़ देते हैं, कुछ नहीं कहता है प्रमिला के कहने पर। कुछ दिन के बाद पुलिस मधु के सारी पर्सनल चीजें वापस करने घर आती है। उसमें एक चीज मिसिंग होती है, वो थी अंगूठी, और वो अंगूठी बीनू के हाथ में थी। प्रमिला बीनू को कॉल करती है और बताती है, मुझे पता है वो अंगूठी तुम्हारे पास है, उसे संभाल कर रखना, क्योंकि हम जल्दी ही मिलने वाले हैं। उस पर बीनू कहती है, अब तक तुम लोगों को मरते हुए देखे हैं, किसी को राज करते हुए नहीं देखा है। मैं जल्दी ही तिरुवनंतपुरम आकर राज करूंगी। अब आगे का जंग बाकी है। और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है।